वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लास्ट 6 डेज पे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और अब तक के जो भी आपने स्टडी मटेरियल को यूज़ किया है, आपने अपने स्टडी को किया है, उसे कैसे आप एक कंसाइज वे में रिवाइज कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशंस को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं जिसकी वजह से आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस बेटर हो सके और आप मार्क्स अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आप भी इस एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आप 3 सितंबर को होने वाले एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहे हैं, ये वीडियो बेसिकली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स स्कोर अच्छे से हो सकें और आपका जो भी आपने स्टडी किया हुआ उसको प्रॉपर तरीके से आप रिविजन कर पाएँ विद इन लिमिटेड टाइम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे इस एग्जाम्स के लिए, दैट इज द एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिजाइन के लिए 3 सितंबर के बाद 4 सितंबर से मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए। अगर आप भी बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी अगर इन सब्जेक्ट से अगर आपने मेंस एग्जाम देना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एमएस बायोलॉजी के चैनल से, और यहाँ पे डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी, आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी एज वेल एज प्रीवियस ईयर के पेपर को भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। स्टार्ट बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम्स के स्ट्रक्चर्स को देख करके। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर आप स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, आपको टाइम किस पे कितना देना है, राइट। और जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम आपका होगा ये सिर्फ जस्ट स्क्रीनिंग होगी, मतलब आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अपने आप को भीड़ से बाहर करने के लिए एग्जाम में किया गया है। इस एग्जाम का आपके फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें कोई वेटेज नहीं है, स्क्रीनिंग करने के लिए है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 30% का है और बाकी कैटेगरी वालों के लिए 25% का है क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। मीन्स आपको मिनिमम इतना मार्क्स स्कोर करना ही है। इतना मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तब जाकर के आपके मेरिट लिस्ट में आने की पॉसिबिलिटी बनती है। टोटल 150 मार्क्स का आपका क्या है, ये पेपर है, तो इसका 30% अगर आप निकालेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, दैट इज 45 मार्क्स। मतलब किसी भी कैंडिडेट्स को अगर वो कैटेगरी में आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, उसे 45 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। आपको अब चूज करना है कि ये 45 मार्क्स आप किस जोन से, किस एरिया से ग्रैब कर सकते हैं। चूंकि आप एक बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी लिमिटेशंस और अपनी अपनी जो प्लस पॉइंट है उनको भी ध्यान में रखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप वो 45 मार्क्स आप उन टॉपिक से ही लेकर के आए जिन टॉपिक्स को जनरली मैथमेटिक्स या बाकी सब के स्टूडेंट जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको अपनी तैयारी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करनी है। नंबर आपके पास 150 है, उस नंबर में से 45 मार्क्स आपको मिनिमम आना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। मतलब कि 45 से अगर आपका कम ही होगा तो फिर आपका देयर इज नो चांस फॉर टू बी इन मेरिट लिस्ट, राइट। बेसिकली आपको 45 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए होगा। इससे ज़्यादा जब आएगा तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो हम टारगेट मान के चलते हैं कि आपको 150 में से 90 मार्क्स आपको क्या करना है, स्कोर करना है। मतलब कि इस एग्जाम का 60% आपको परसेंटेज में क्या करना है, मार्क्स स्कोर करना है। तो 60% अगर हम मान के यहाँ पे चलेंगे तो बेसिकली हमारा कितना हो जाएगा, 90 मार्क्स हो जाएगा। तो आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 90 मार्क्स का होना चाहिए, तब जाकर कहीं पे आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग होने से आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ जाएगा। तो देखते हैं मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से। टाइम ड्यूरेशन आपको जो दिया जाएगा वो 2 घंटे का ही दिया जाएगा। 2 घंटे को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट्स आएगा। याद रखिए कि यहाँ पे पहले से ही कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया गया है। 120 मिनट्स में ही आपके पास 150 क्वेश्चन है, मतलब कि 30 क्वेश्चन का मार्जिन पहले से ही ऑलरेडी आपके माइंड में प्रेशर पड़ने वाला है। मतलब आपके दिमाग में प्रेशर इस बात का डाल दिया गया है कि आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट का भी टाइम नहीं है। दैट इज वाई आपको मॉक टेस्ट का भी लिंक मैंने शेयर कर दिया है। आप मॉक टेस्ट भी दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, सिस्टम पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे ऑफलाइन में पढ़ने में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी ऐसे कॉपी और बुक में लेकर के स्टडी करने की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन जैसे स्क्रीन उनके सामने आती है तो वो घबरा से जाते हैं कि पता नहीं किधर से नेक्स्ट होने वाला है, किधर से बैक होने वाला है, किधर से सिलेक्ट होने वाला है। तो वो इस चीज़ के हैबिचुअल नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से उनका माइंड जो सेट होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है एग्जाम के टाइम पे। और ये फैक्ट है कि अगर एक बार आपका एग्जाम के टाइम पे माइंड अगर किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गया है तो फिर वो आप उसे नॉर्मल तरीके से नॉर्मल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपका एग्जाम फिनिश नहीं हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उस टाइम में आप कंप्यूटर स्क्रीन पे
प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से भी आपको मिल सकता है। ऑनलाइन आप टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और अपने सिस्टम पे भी आप ऐसे इस तरीके से टाइम बाउंड होकर के प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बुक से पढ़ना, पेपर को सॉल्व करना अलग होता है, स्क्रीन पर आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ करके सॉल्व करना अलग प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपकी हैबिट नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप बराबर ध्यान रखेंगे, आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। आप अगर स्क्रीन पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर किए हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलिए देखते हैं कि 90 मार्क्स आपको कहाँ कहाँ से स्कोर कर लेना चाहिए और कहाँ कहाँ से आपके अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। सो पहले मैं इस पूरे पेज को रफ कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 नंबर का पेपर है, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है। जनरल इंग्लिश आपका 15 नंबर का होगा, और इसके साथ साथ में आपका रीजनिंग जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथमेटिक्स वाला ये पोर्शन है, मैथ वाला जो पोर्शन होगा वो 30 नंबर का होगा। इसके बाद करंट अफेयर भी आपके 30 मार्क्स के होंगे, जनरल साइंस भी आपका 30 मार्क्स का होगा, और आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी आपका क्या होगा, 15 मार्क्स का होगा। बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आप सभी लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आप सभी लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं। आपका मैथमेटिक्स से कोई नाता नहीं है, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट। मैथमेटिक्स में आप कितना भी अपना सर मार लीजिए, कितना भी आप टाइम दे लीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें स्कोप आपका नहीं है, आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ऐसे पढ़ करके कोई चीज़ को एग्जाम में देना और जिसका बैकग्राउंड हो उसको एग्जाम में सॉल्व करना बहुत फ़र्क हो जाता है। आप कंपेरिजन कर लीजिए कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के क्वेश्चन से आपका हमेशा से हमेशा एक्सपोजर होता रहता है, बायोलॉजी केमिस्ट्री आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, उन टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपसे गलतियां हो ही जाती है। तो आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स, आपका बैकग्राउंड भी नहीं है, आपने कई सालों से मैथमेटिक्स को टच भी नहीं किया है, उसके बावजूद भी आप मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। आपको यहाँ पे एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मैथमेटिक्स पे टाइम बर्बाद किया है तो अब मत कीजिए। ये 30 क्वेश्चंस का, ये 30 मार्क्स का जो ये पोर्शन है, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप ये 30 का छोड़ भी देते हैं तो भी आपके पास कितना बचेगा, 120 बचता है, और 120 में से आप अगर 90 का मार्क लेकर चलते हैं, फिर भी यहाँ पे आपका 30 मार्क्स का क्या है, वेटेज मतलब मार्जिन है। आपको चाहिए कितना, 90 चाहिए 120 में से। अब इस 120 में देखिए आपके ग्राफिंग में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जनरल साइंस, जिसमें कि आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आएगा, इनके क्लासेस भी मैंने लिया हुआ है, और आपने भी अपने तरीके से पढ़ा होगा, चाहे लूसेंट से पढ़े होंगे, चाहे और भी जो भी आपको करंट अफेयर का बुक मिला होगा जनरल साइंस के लिए, या आपने 9th-10th के एनसीईआरटी से पढ़ा होगा। तो ये वाला आपका पक्का होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पे सपोज कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन अगर आपका यहाँ से आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से मिला करके, तो आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि 30 में से 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, राइट। इसके बाद आपका आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर किसी का भी नहीं होता है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हों, चाहे वो आर्ट बैकग्राउंड के हों, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप एमबीए के हो, किसी के भी सब्जेक्ट के हों, करंट अफेयर किसी सिलेबस में नहीं पढ़ा जाता है। तो इस पे जितना राइट और जितना पकड़ आप साइंस के स्टूडेंट बना सकते हैं बायोलॉजी को होकर के, उतना ही आपका मैथ वाला भी बना सकता है, उतना ही आपका आर्ट वाला ही बना सकता है। तो करंट अफेयर पे पकड़ सबकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आज के डेट में आप सभी लोग मोबाइल से अटैच हैं, मोबाइल से आप लोगों के सारी चीज़ें लिंक हैं। आप अगर न्यूज़ पे डेली बेसिस पे न्यूज़ अगर आप देखते हैं तो आपका वैसे ही करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से तैयार रहता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी एक अच्छी बुक जो कि 6 मंथली वाली हो, हाफ ईयरली वाली जो आती है, चाहे आप घटना चक्र का ले लीजिए, फिर दृष्टि आईएएस का ले लीजिए, या उत्कर्ष का ले लीजिए, जो भी आपके सुटेबिलिटी बनती है, उन किसी एक बुक से 6 महीने का जो भी आपका करंट अफेयर है, खास करके लाइक एज G20 जो सम्मेलन आपका हो रखा है उसके बारे में, जैसे उसका लोगो क्या है, उसका थीम क्या है, और कहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है, कौन सा ये G20 सम्मेलन है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपका जो ब्रिक्स कंट्री है उनके बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। नाटो का जो रूल है उसको आपको मालूम होना चाहिए, क्या क्या काम कर रहा है वो, राइट। यूनेस्को का जो अभी भी हाल फिलहाल में कोई हेरिटेज घोषित हुआ हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो करंट अफेयर में, और गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कीम चल रहे हैं, उन स्कीम्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी स्कीम अभी करेंटली लॉन्च की गई है, क्या क्या किसका बेनिफिट है, किन चीज़ों का क्या थीम रहा है। लाइक एज अभी जैसे 2023 का थर्ड का इन्वायरमेंटल डे मनाया गया, तो उस इन्वायरमेंटल डे का आपका थीम क्या रहा था ये आपको पता होना चाहिए, राइट। वाटर डे सेलिब्रेट किया गया, उसका थीम क्या रहा था ये आपको पता होना चाहिए। G20 का सम्मेलन हो रहा है, उसका थीम क्या है ये पता होना चाहिए। B20 भी आपका होता है, ये B20 का जो हो रहा है समिट, उसका थीम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो करंट अफेयर पे पकड़ बनाना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं फॉर अपने नॉलेज के लिए भी। आपको ये जानकारी होना चाहिए, चूंकि कि आप एक एक्टिव सिटीजन हैं, पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं आपके अपनी कंट्री के, आपको करंट अफेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
नॉट फॉर द एग्जामिनेशंस, आपको ऐसे भी करंट अफेयर के बारे में जानना चाहिए कि हाँ हमारे कंट्री में एक्चुअली में क्या चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो करंट अफेयर की कोई आप एक बुक ले लीजिए और अगर आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं तो मैं ये यकीन कर सकता हूँ कि हार्डली दो से 3 दिन के अंदर में आप पूरा 6 महीने का जो भी वन लाइनर आपके करंट अफेयर्स होते हैं आप उनको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो जनरल साइंस पे जाइए, फिर करंट अफेयर पे जाइए, फिर इसके बाद आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें आपके इंटेलेक्चुअल का यूज होता है। तो इंटेलेक्चुअल आप सबके पास है, तभी आप CFIR क्वालिफाई कर रहे हैं, तभी आप DBT JRF क्वालिफाई कर रहे हैं, तभी आप कहीं पे PhD कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल की कमी नहीं है। मैथमेटिक्स आपको नहीं आती क्योंकि मैथमेटिक्स से आपका कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो मैथमेटिक्स को आप छोड़ दीजिए, रीजनिंग पे जाइए, जनरल साइंस पे जाइए, करंट अफेयर पे जाइए, इसके बाद जनरल इंग्लिश पे भी जाइए। इंग्लिश तो आप सबने पढ़ी हुई है और किस तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं आपने देखा भी होगा। एंटोनिम्स आता है, सिनोनिम्स आता है, पैराग्राफ्स आते हैं, सेंटेंस में एरर फाइंड करने के लिए आता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए आता है, कोई भी ट्रांसलेशन आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा सेंटेंस, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब या उसमें आपको जो भी गलतियां होगी वो पता करने के लिए आता है। तो अभी आप मास्टर डिग्री पर आ चुके हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो होपफुली कि आपकी इंग्लिश भी ठीक ठाक होगी और आप उसको पकड़ बना सकते हैं। तो जनरल इंग्लिश से 15 नंबर, फिर रीजनिंग से 15 नंबर, फिर इसके बाद आपका करंट अफेयर से 30 नंबर, फिर जनरल साइंस से 30 नंबर, और IPR मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी किसी के सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा जाता, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करना होगा। सो 120 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है जिसपे कि आप अभी भी चाहेंगे, मतलब कि अगर आप संडे से लेकर के नेक्स्ट संडे तक के बीच का टाइम अगर आप देके चलते हैं तो उन टाइम ड्यूरेशन में भी आप इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बट आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स में मत उलझिए, मैथमेटिक्स आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको बैकग्राउंड नहीं है, आपसे उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अननेसेसरी का अपने माइंड पे प्रेशर आप डाल डाल करके इस 30 नंबर के चक्कर में बाकी आपका 120 नंबर का जो हिसाब किताब होगा ना, वो समीकरण आपका खराब हो जाता है। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको ये नहीं दिखाना कि आपको सब कुछ आता है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप प्रीलिम्स एग्जाम निकाल लीजिए, मैथमेटिक्स का फिर कोई रोल नहीं है, राइट। तो कोशिश आप ये कीजिए कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जहाँ से आपको चीज़ें मिल सकती हैं, जहाँ से आप अपनी ग्राफिंग बना सकते हैं, जिन टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ सकता है, उन टॉपिक को कवर कीजिए। जनरल साइंस की बात करें तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी 3 आती है। हो सकता है कि आपको जो फिजिक्स है उसमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो पढ़ने में अच्छे से समझ में आ सकता है। तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी बढ़िया से तैयारी कीजिए और अच्छे से देखिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आप उन टॉपिक को तैयार करके अच्छे तरीके से रेडी रखिए। सो डियर एस्पिरेंट्स, आप सब लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम और अपना माइंड दोनों ही मैथमेटिक्स वाले पोर्शंस के लिए बर्बाद वेस्ट मत कीजिए। आपके पास 120 नंबर का और भी टॉपिक्स हैं जिन पे कि आप चाहेंगे तो पकड़ अपनी बना सकते हैं। और ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपके 150 में से 90 या 90 प्लस अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली आप शॉर्ट लिस्ट होंगे फॉर द मेन एग्जामिनेशंस, राइट। तो आपके पास अभी भी टाइम है उन 90 मार्क्स को स्कोर करने के लिए, बस अपनी आपको स्ट्रेटजी बनानी है, टाइम प्रॉपर देना है आपको। सिर्फ आप इस चीज़ के लिए ऐसे सिचुएशंस को ब्लेम मत करते रहिए कि हाँ हमको तो मैथ नहीं आता, फिर हमें टाइम नहीं मिला पढ़ाई करने के लिए, या फिर कहीं पे कोई कोचिंग क्लासेस नहीं मिल पाई, या फिर कहीं पे हमको बुक्स नहीं मिल पा रहा है। इन सारे एक्सक्यूज को तो ना छोड़ दीजिए। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उनके लिए आपको ही चीज़ों को बनाना पड़ेगा, आपको ही उनके लिए चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। और आज के डेट में इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो आपको बहुत आसानी से कंटेंट मिल जाएंगे। सो डियर एस्पिरेंट्स, होपफुली कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको कैसे अपनी चीज़ों को तैयारी करना है और क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। अब आते हैं उन टॉपिक्स पे कि आपको अगर जनरल साइंस और रीजनिंग, करंट अफेयर ये पढ़ना है तो उन पे आपको क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए, कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, मींस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से क्वेश्चंस को उठाइए आप, या आपके पास अगर कोई बुक है तो आप बुक में से कीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए। इस मंडे से लेकर के, मतलब मंडे टू सैटरडे के बीच में आपके पास कम से कम पर डे 2 सेट आपको निकालना है, 2 सेट पर डे। अगर आप इतना करते हैं तब जाकर के आपके माइंड में नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने जा चुके होंगे कि जब भी आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आप अपियर होंगे, तो उस टाइम पर आपको ये फील होगा कि हाँ आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है।
सो रीजनिंग के लिए भी आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पहले ही आपको डिस्कस कर दिया हूं, और आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहां से टॉपिक को निकाल करके उसको स्टडी करना शुरू कर दीजिए। एस्पिरेंट्स, आप भी जानते हैं कि आज के डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपने आप को क्वालिफाई की कैटेगरी में ले आना बहुत मायने रखता है, राइट। सिर्फ पढ़ाई ही करना आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको सही डायरेक्शंस में सही कंटेंट का सिलेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है, और ये आप ही को डिसाइड करना होगा कि आप जो कंटेंट को यूज कर रहे हैं वो कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए ठीक है भी या नहीं है। होपफुली कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स अच्छा लगा रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में, लाइक एज अ टॉपिक के सिलेक्शंस में, कंटेंट के सोर्सेज को लेकर के, तो आप अपने कमेंट सेक्शंस में जरूर से जरूर बता सकते हैं, और जितना पॉसिबल हो सकेगा उसके लिए हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशंस जरूर से जरूर बताएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वन थिंग मोर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड 4 सितंबर को आप याद रखिएगा, इस सितंबर से 4 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज CSIR नेट JRF के लिए, एज वेल एज आपके मेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप करना चाहते हैं CSIR का या मेंस एग्जाम्स का, तो आप जुड़ सकते हैं MS बायोलॉजी से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे थे MS बायोलॉजी, मैं महेंद्र कुमार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।